हेलो विद्यार्थी, आप लोग कैसे? आशा करते हैं कि आप अच्छे हैं, स्वस्थ होंगे, आपकी पढ़ाई में चलते होंगे और आपको विदित होगा कि 4 फरवरी से आपका एग्जाम स्टार्ट हो चुका है। आज 4 फरवरी है और आपको पता है कि 25 फरवरी तक एग्जाम होना है। आपका इस डेट के बीच में एग्जाम होगा। आप लोगों को शुभकामना है, आप मस्त तैयारी करें, मस्त ईमानदारी से धैर्यपूर्वक पेपर देना, ध्यान रखें। चलिए, और हम आपको तैयारी करवा रहे हैं PYQ प्लस टॉप प्रश्नों के माध्यम से। PYQ शिफ्ट बाय डे देखना, थोड़ा पीछा के देखें। प्लेलिस्ट का नाम रहेगा SSGD कांस्टेबल 2023-24 नाम डाला है। लगभग अभी 190 प्लस वीडियो बन चुके हैं, दोनों मिलाकर। टॉप वीडियो देखिएगा, वक्त अगर कम है तो आप टॉप में ही जाओगे। देखिएगा, मेरी गारंटी है 80-90% आपको फायदा होगा। नहीं होगा तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। और मैं हमेशा आपको चारों पोर्शन कवर करवा रहा हूँ विद्यार्थियों। हिंदी कवर हो रहा है, मैथ्स कवर हो रहा है, रीजनिंग कवर हो रहा है, जीके कवर हो रहा है। चारों पोर्शन जाके देखें। टॉप वीडियो चल रहा है फिलहाल अभी, और आप टॉप में ही जाओगे, जो मैं कह ही रहा हूँ आपको। और हम बात करें, अगर आप नए विद्यार्थी हो तो आपको ध्यान रखना चाहिए, अगली भर्ती परीक्षा में आपको काम देने वाला, NTPC में भी काम देगा। हिंदी की बात, हिंदी तो नहीं देगा, जहाँ जहाँ जिन इनका पाठ्यक्रम रहेगा वहाँ तो काम दे। NTPC, ग्रुप डी, RPF कांस्टेबल, MP SI सूबेदार, मध्य प्रदेश भर्ती परीक्षाओं में काम देगा। स्टेट लेवल की बात कर, सभी भर्ती परीक्षाओं में काम देने वाला SSC रेलवे। ठीक है, चलिए। तो GD की सिर्फ GD में दिमाग लगा के नहीं पढ़ना, GD के साथ साथ अगली भर्ती परीक्षा में काम दे देगा, जिस सोच के पढ़ना है। तो आपको ध्यान रखें, हम आपको बता दे रहे हैं। मुहावरे की बात करें तो हिंदी में आपको मुहावरा करवा चुके हैं, अनेक शब्दों के एक शब्द करवा चुके हैं, पर्यायवाची करवा चुके हैं, और सार्थक शब्द, निर्थक शब्द, तत्सम सब, तद्भव सब, देशज विदेशज सब हो चुके हैं। और 2024 के ही प्रश्न करवाया हूँ, 2025 का ध्यान रखें। और फायदा नहीं होगा तो बोल दीजिएगा। मैं आपको कहता हूँ इन्हीं टॉपिक के इसी प्रकार के प्रश्न आने वाले हैं। तो और हम रही बात जीके की बात करें तो जीके में हम आपको बता दें विद्यार्थियों, इतिहास के 2 वीडियो बना चुके हैं, भूगोल के बन चुके हैं, अर्थशास्त्र के बन चुके हैं। और अर्थशास्त्र का जो सेकेंड पार्ट चल रहा है, ध्यान रखें हर टॉपिक का मैं 2 वीडियो बना रहा हूँ टॉप। चलिए मिलते हैं, देखते हैं इसका। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखे हैं, 10 प्रश्नों का पार्ट नंबर A था, ये पार्ट B चल रहा है, तो इसको आप करवाने वाले, ये हो चुका है। चलिए देखिएगा पहला प्रश्न क्या आपके समक्ष। हमेशा विद्यार्थी पहले जानकारी सुनना, उसके बाद आगे बढ़ना है, क्योंकि कुछ विद्यार्थी नए होते हैं, उनको बताना पड़ता है कि जानकारी क्या है हमारे पास। और प्ले लिस्ट में जाकर देख लीजिएगा, SSGD कांस्टेबल 2023-24 नाम डाला है। ठीक है, चलिए दिखाते हैं। जब कोई व्यक्ति बिना कोई दूसरी नौकरी ढूंढे एक नौकरी छोड़ देता है, या स्वेच्छा से या अनिच्छा से, वह खालिस्तान से गुजर रहा होता है। इसका कहने का मतलब है, आपको बेरोजगारी की बात कर रहा है। कौन सी बेरोजगारी होगी? मौसमी, प्रच्छन्न, घर्षण, चक्री। ध्यान रखें विद्यार्थियों, इन बेरोजगारियों का प्रश्न हमें कई पूछ चुका है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं, मॉक टेस्ट लगाए होंगे तो आपको जरूर मिला होगा बेरोजगारी वाला प्रश्न। चलिए पहले बात करते हैं विद्यार्थियों, इसका आंसर होगा घर्षण। क्या होगा विद्यार्थी? घर्षण। घर्षण हमें एक बात सीधे आप हिंदी भाषा में जाके बताते हैं। जब क्या होगा, सुन लीजिएगा, बगल में पेन कॉपी रख के बैठिएगा। चारों पोर्शन जब भी पढ़ो बगल में पेन कॉपी रख के बैठें। और आपको इसका मतलब क्या होता है घर्षण बेरोजगारी में? होता है विद्यार्थियों की जो कोई सॉरी, पहले बेरोजगारी समझो, पहले क्या समझो आप लोग, पहले बेरोजगारी समझो। इसका मतलब होता है आपके पास योग्यता है, ठीक है, आपके पास क्षमता है, इच्छा है आपकी। योग्यता है, क्षमता, इच्छा है रोजगार या काम करने की, और आपको रोजगार नहीं मिल रहा है तो उसे हम बेरोजगारी कहते हैं। ये समझे आप लोग? योग्यता है आपके पास, क्षमता है काम करने की, आपकी इच्छा है, लेकिन आपको रोजगार नहीं मिला है, तब आप बेरोजगार या उस स्थिति को बेरोजगारी कहते हैं। अब देखो, अब बेरोजगारी के कई प्रकार होते हैं, जहाँ मौसमी लिखा, प्रच्छन्न लिखा, घर्षण लिखा, चक्र लिखा है। तो पहले घर्षण को बता देते हैं। ऐसी बेरोजगारी जब कोई व्यक्ति को एक नौकरी मिल गई थी, उसकी इच्छा नहीं करने की, और उसने दूसरी भी नहीं, एक नौकरी मिल गई थी, उसने दूसरी का चयन भी नहीं किया और इसे छोड़ दिया और इसे ढूंढा ही नहीं। इससे भी गया, इससे भी गया, एक नौकरी थी, नहीं पता किस कारण छोड़ दिया, उसने दूसरा ढूंढा ही नहीं। इस स्थिति को हम क्या बोलते हैं विद्यार्थियों? घर्षण बेरोजगारी। समझे? अब रही बात यहाँ प्रच्छन्न, ध्यान रखेंगे। प्रच्छन्न को हम और क्या कह सकते हैं विद्यार्थियों? इसको आदर्श भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आदर्श। ध्यान रखेंगे, प्रच्छन्न बेरोजगारी को आदर्श बेरोजगारी भी कहते हैं। इसमें क्या होता है देखिए विद्यार्थियों, समझा के बताते हैं। एक खेत है, यहाँ पर आपको 100 कारीगरों की आवश्यकता है काम करने की, और आपने 120 लगा दिए हो। ठीक है, मतलब कार्य के अनुसार क्षमता है 100 लोगों के काम करने की, आप 120 करवा रहे हो। तो फिर बाद में क्या होता है, जो अधिक कर्मचारी हैं, 20 कर्मचारी, इन्हें बाहर कर दिया जाता है।
जब इनके साथ जो स्थिति बेरोजगारी उत्पन्न होती है उसको हम प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। ध्यान रख, समझे नहीं समझे, या बोल सकते हैं आदर्श बेरोजगारी, जो दिखाई देती नहीं लेकिन होती है, समझे। और ध्यान रखें, ये प्रश्न पूछता है आपको, हम व्याख्या सहित समझा रहे हैं। जी प्रच्छन्न हो गया, आदर्श हो गया, जी अधिकांश आपको कृषि क्षेत्र में दिखाई देती है। कहाँ मिलती है विद्यार्थी? कृषि क्षेत्र में। अब बात आती है, देखिए मौसमी की बात करें, मौसमी आप समझ पा ही रहे होंगे कि मौसमी क्या होता है, बताओ। मौसमी में जो होता है विद्यार्थियों, जैसे बरसात की बात है कि नहीं, बरसात में कोई काम मिलेगा आपको और आप उसमें निपुण हो, क्या हो? निपुण हो, है कि नहीं। और कोई गर्मी में काम मिलता है, उनसे निपुण है। अब बरसात में सिर्फ कुछ काम विशेष होते हैं जो सिर्फ उसी समय होते हैं, वो फिर अगली गर्मी में नहीं होंगे, ठंडी में नहीं होंगे। तो इस समय जो उत्पन्न बेरोजगारी होती है उसे हम मौसमी बेरोजगारी कहते हैं, जो हर मौसम में आती है, समझे। और चक्रीय बेरोजगारी क्या होती है आप खुद समझ पा रहे होंगे। बताइए क्या है विद्यार्थियों, ये आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है। चक्रीय बेरोजगारी किसे कहते हैं? हमने मौसमी बता चुके, प्रच्छन्न बता चुके, घटन बताए। और एक और महत्वपूर्ण होता है, ध्यान रख विद्यार्थियों, संरचनात्मक। क्या होता है? संरचनात्मक। ध्यान रखना, पूरा सुनना विद्यार्थियों, नात्मक। अब यहाँ इसमें क्या होता है देखिएगा विद्यार्थियों, ये भारत की सबसे बड़ी बेरोजगारी है। क्या है? सबसे बड़ी। कहाँ की? भारत की, ना भूलें, समझे। चलिए, भारत की सबसे बड़ी बेरोजगारी कौन सी, आप बात करते क्या बोलेंगे विद्यार्थियों? संरचनात्मक, ठीक है। इसमें क्या होता है देखिएगा, अगर माना जाए कोई वाइट टीवी, ठीक है, वाइट टीवी ठीक करने वाला व्यक्ति है, वो एलईडी टीवी ठीक नहीं कर पा रहा है, क्यों? वो इसमें निपुण है ना। संरचनात्मक बेरोजगारी मतलब होता है कि तकनीकी क्षेत्र में बेरोजगारी कह सकते हो आप लोग। वाइट टीवी ठीक करने वाला व्यक्ति जो उसमें निपुण था, अब एलईडी टीवी आ गया, दोनों का जो फीचर बहुत अंतर है। क्या इसको ठीक करने वाला तो ठीक कर सकता है? नहीं, वो इनको ठीक करने का ज्ञान लेकर बैठा था, उसके पास दिमाग था, इन्हें ठीक नहीं कर सकता। जब ऐसी बेरोजगारी उत्पन्न होगी तो इसे हम क्या बोलते हैं? संरचनात्मक बेरोजगारी कहते हैं। और जो भारत में सबसे अधिक लोग इसी से क्या है? ग्रसित हैं। और रही बात यहाँ बताते हैं विद्यार्थी आपको जानकारी, एक संस्था है NSO, ध्यान रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जा चुका है। और ध्यान रखना विद्यार्थियों, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। कहाँ पर है? नई दिल्ली में है, ध्यान रखेंगे, ये प्रश्न पूछा है। और NSO एक संस्था है जो आपकी नई दिल्ली मुख्यालय, इसका काम ये होता है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, लिख लीजिएगा, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। क्या बोलते हैं विद्यार्थियों? राष्ट्रीय, ठीक है, क्या बोलेंगे? सांख्यिकी आयोग, ठीक है, सांख्यिकी कार्यालय बोलेंगे, ठीक है, ऑफिस बोल लीजिएगा। अब NSO, नेशनल, ठीक है, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, NSO याद रखेंगे। इसका काम होता है, क्या होता है बता विद्यार्थियों, आप बेरोजगारी, जो बेरोजगारी है ना, रोजगारी के आंकड़े इकट्ठा करता है, आंकड़े इकट्ठा करता है, कितने लोग क्या हैं? बेरोजगार हैं, इकट्ठा कर लिया जी। अब इकट्ठा करने के बाद यह नीति आयोग को देता है रिपोर्ट, और सूचना देता, सीधी बात करते हैं। और सूचना कौन तैयार करता है? फिर नीति आयोग करता है। कौन करेगा विद्यार्थी? नीति आयोग करे। आंकड़ा NSO देगा नीति आयोग को, नीति आयोग उसको रिपोर्ट तैयार करेगा, समझे। चलिए, जी अपना काम करेंगे। तो एक प्रश्न के साथ मैंने इतना जानकारी ऐड करके बताया विद्यार्थियों, तो आप लोग ध्यान रखेंगे, मजाक लेके नहीं पढ़ना है, बगल में पेन को रख के बैठिएगा, क्योंकि अगली भर्ती में तुम्हें काम देने वाला है, फिर पछताना नहीं होगा। फिर आप कहोगे सर उस समय हमें पढ़ा रहे थे GD के साथ साथ किस तो दिखा रहे थे GD के, लेकिन बता रहे थे सब भर्ती परीक्षाओं के लिए, तब मत सोचना फिर, है कि नहीं। पंचवर्ष योजनाएं खालिस्तान आयोग नामक निकाय द्वारा तैयार, कार्यान्वयन और विनियमित की गई है। मतलब जो पंचवर्ष योजनाएं संचालित होती हैं, आपको पता है 1951 और 1956 में पहली योजना संचालित हुई थी, और इसका जो देख रेख है कौन करता है? योजना आयोग करती। कौन करती विद्यार्थी? योजना याद रखेंगे, इसके बारे में पहले बता चुका हूँ। भारत में इन पंचवर्ष योजनाओं को क्रियान्वयन या देख रेख के लिए योजना आयोग का गठन हुआ था, और इसका गठन विद्यार्थियों 15 मार्च 1950 को हुआ था, याद रखेंगे। और इन्होंने पहली योजना लॉन्च कब की? 1951 से 1956 के बीच, समझे। और कुल मिला के अभी तक पंचवर्ष योजना की बात करें, 12 योजनाएं लॉन्च हो चुकी हैं भारत में। कितने विद्यार्थियों? 12, जी भी याद रखिएगा। पहली का फिर ध्यान रखें, बता चुका हूँ। और टोटल कितने आपके? 12 योजनाएं हैं। और यहाँ ऐड जानकारी आपको बताएं तो आप होनी चाहिए, पहले अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। किसके? योजना आयोग की बात हो रही है। और गुलजारी लाल नंदा, गुलजारी लाल नंदा आपके क्या थे? उपाध्याय, याद रखेंगे।
पदेन पीएम ही क्या बनेगा, इसका अध्यक्ष बनेगा। और उपाध्यक्ष कौन बनाता है, जो पीएम होता है, जो अध्यक्ष होता है, वही आपको उपाध्यक्ष का चयन करेगा। चलिए, तो ये जानकारी मुझे लग रहा है आपके लिए काफ़ी था। और रही बात, अब हुआ क्या, योजना आयोग का नाम अब चेंज हो गया है। इसका नाम 1 जनवरी 2015 को क्या हो गया विद्यार्थियों, नीति आयोग। क्यों नहीं बताओ, हो गया ना, नीति आयोग हो गया। तो नीति का मतलब आपको नहीं पता तो इसके पहले पार्ट में जाके लिखे, वहाँ पढ़ा चुका हूँ मैं, यहाँ नहीं बताने वाला भाई। चलिए, आपकी जिम्मेदारी, आप जाके पढ़ें लिखें। चलिए, लिख के रख लीजिएगा, ध्यान रखें, फिर नहीं बनेगा तो आप खुद कहोगे कि सर आप क्यों नहीं पढ़ाए, ऐड जानकारी बोलोगे। चलिए देखते हैं, खालिस्तान ऋण ग्रहण को छोड़कर सरकार के कुल व्यय और कुल प्राप्तियों के बीच अंतर को, सीधी बात है, कुल व्यय और कुल प्राप्तियों के अंतर को क्या बोलते हैं विद्यार्थियों, वो हमें कहा जाता है राजकोषीय घाटा। क्या विद्यार्थियों, राजकोषीय घाटा होता है। इस प्रकार का प्रश्न हमें पूछेगा और पूछेगा, और हम ऐड करके जानकारी आपको बताएंगे, देखिएगा। अब यहाँ है, देखो, कुल व्यय, कुल प्राप्ति, मतलब जितना प्राप्त कर रहे हो और जितना खर्च कर रहे हो उसमें अंतर करेंगे तो उसे हम राजकोषीय घाटा कहते हैं। ये बात ना बोले, अगली बार फिर पूछ लेगा विद्यार्थियों, फिर घाटा मत पढ़ना, ठीक है। अब देखिएगा, यह आपके पास क्या है, एक राजस्व घाटा है, ठीक है। राजस्व घाटा मतलब होता है विद्यार्थियों, इसका बराबर लिख लीजिएगा, राजस्व घाटा बराबर क्या होता है, राजस्व व्यय, ठीक है, लिख लीजिएगा, राजस्व व्यय माइनस राजस्व आय। ये समझे आप लोग, राजस्व घाटा चाहिए आपको तो राजस्व व्यय और राजस्व आय के अंतर को हम क्या बोलते हैं, राजस्व घाटा कहते हैं, ये बात ना भूलें। और एक आता प्राथमिक घाटा। प्राथमिक घाटा मुझे होता है विद्यार्थियों राजकोषीय घाटा, जो राजकोषीय घाटा है माइनस ब्याज भुगतान, जो ब्याज का भुगतान हुआ ना, इसके अंतर को हम क्या बोलते हैं, प्राथमिक घाटा। प्राथमिक घाटा बराबर क्या होगा, राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज का भुगतान। जे ध्यान रखें, फॉर्मूला कह सकते हैं आप लोग। यहाँ ऐसा प्रश्न पूछता, ध्यान रखो विद्यार्थियों, मत सोचिएगा नहीं पूछे करके, और आप देख ही तो पा रहे हो जीडी में पूछ रहा है, अन्य भर्ती परीक्षा में पूछेगा। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं, और मैं हम लोग को टॉप वीडियो चला रहा 10 प्रश्नों का, एक एक पार्ट बन रहा है, व्याख्या से समझा रहा हूँ। ईमानदारी से अगर मजाक लेके पढ़ोगे तो तुम्हारा घाटा हो जाएगा। ये मत सोचना कि काम का नहीं फालतू पढ़ा रहे, ध्यान रखें। चलिए देखिएगा, आपके लिए फायदेमंद है। गरीबी रेखा के आकलन के लिए रंगराजन समिति ने किस वर्ष अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, ध्यान रखें विद्यार्थियों, रंगराजन जे काम कर रहा था गरीबी रेखा का आकलन के लिए, तो याद रखिएगा, अपने आप प्रश्न बन सकता है कि 2014 में पेश की, ध्यान, ठीक है। रंगराजन समिति क्या काम कर रहा था, आप बोलेंगे सर गरीबी रेखा का आकलन कर रहे थे, कब रिपोर्ट प्रस्तुत किया, 2014 में, ये बात याद रखिएगा। और ध्यान रख विद्यार्थियों, गरीबी रेखा का आकलन के लिए पहली बार 1971 याद रखेंगे, पहली बार 1971 में एक क्या बनाया गया था, समिति बनाई गई, जिसका नाम क्या था, दांडेकर और रथ समिति। याद रखिएगा, बहुत काम का है, दांडेकर और रथ समिति। क्या विद्यार्थियों, रथ समिति, समझे, दांडेकर और रथ समिति बनाई गई 1971 में, लिख लीजिएगा, सुन लीजिएगा, साथ साथ लिख लीजिएगा, ध्यान रखें। और इसके बाद फिर क्या हुई, वाई के अलग समिति बनाई गई 1979 में, ध्यान रखें। पहली 1971 में बनाई गई, सेकंड 1979 बनाई गई। और इसका जो आधार था गरीब रेखा का निर्धारण करने का, वो था कैलोरी को आधार बनाया। क्या ध्यान रखें, ये सब पूछता है, कैलोरी को आधार बनाया गया था, ये बात ना भूलेंगे, ठीक है। क्या, रिपीट करते हैं, वाई की अलग समिति बनाई गई थी 1979 में गरीब रेखा का निर्धारण करने। इनका जो मोटिव था या आधार क्या लिए थे इन्होंने, कैलोरी। ये भी पूछ लेगा कि किस आधार पर इन्होंने गरीब रेखा का निर्धारण किया, समझे। और जानकारी बताएं आपको हम, थर्ड नंबर का जो रहेगा ना, इसके देखो पहला का हो गया पता है, थर्ड नंबर का रहेगा डीटी। जो डीटी एक है लखड़ा वाला, क्या विद्यार्थियों, लखड़ा वाला एक समिति बनाई गई थी। और जिन्होंने 1993 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, इन्होंने क्या किया था, राजवार क्या बनाया था, गरीबी रेखाकरण किया था। मतलब हर राज्य का अलग अलग गरीबी रेखा का निर्धारण करके बताए थे। डी लखड़ा वाला, याद रखिए, 1993 में, समझे। और एक और बताते हैं, एक समिति और बनाई गई थी 2014, तो आप जान गए हो। एक है चौथा नंबर देखिएगा, सुरेश तेंदुलकर समिति। क्या विद्यार्थी, सुरेश तेंदुलकर समिति। और इसका जो रिपोर्ट हुआ 2009 में प्रस्तुत हुआ था। और इन्होंने खर्च
आधार लेकर गरीबी रेखा का निर्धारण किया था। किस आधार पर निर्धारण किया, इस बात को ना भूलेंगे, समझे। चलिए, तो इसके बाद आपको पता 2014 में रंगराजन समिति आई। 1971 में देखिएगा क्रम से आप रखना, 1971, 79, फिर आपका आ जाएगा 1993, फिर आपका आ जाएगा 2009 आ जाएगा, फिर 2000 आपका 14 जाएगा। तो अभी अभी 2014 का पूछा, हो सकता है पहला पूछ ले, समिति के नाम पूछ ले, अध्यक्ष पूछ ले। जिस भी अध्यक्ष, जो भी समिति का नाम है वो हमेशा अध्यक्ष के नाम पर पड़ता है, ये बात ना भूलेंगे। चलिए अगला प्रश्न दिखाएंगे। तो ऐसे व्याख्या से पढ़ना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स कमेंट करें, नहीं पढ़ना चाहते तो बोल दीजिएगा। वैसे विद्यार्थियों, मैं हमेशा जानबूझकर आपको बेहतर तैयारी करवाने सोच रहा हूँ। आप खुद सोच लीजिएगा, इतना जानकारी देने के बाद अगर आपको इसी से संबंधित कोई प्रश्न पूछ लेगा तो आप बना सकते हो। ध्यान रखें, जरूरी नहीं कि वही प्रश्न दोबारा पूछे, हो सके उसको तोड़ मरोड़ कर या उससे संबंधित प्रश्न पूछ ले, इसलिए जानकारी बताना अनिवार्य है, समझे। तो लास्ट में तक बने रहिएगा, घाटा नहीं सहना, समझे, नहीं तो राजकोषीय घाटा हो जाएगा। बन जाता है, राजकोषीय घाटा है कि नहीं, प्राथमिक घाटा है, राजस्व घाटा है, इन सबको पूछेगा विद्यार्थी। ध्यान रखें। अगला प्रश्न देखिएगा, लास्ट तक 20 के 20 प्रश्न देखना है आपको, मतलब पहला पार्ट आप देख चुके होंगे, अच्छी बात, नहीं देखे तो जाके देखें। हर टॉपिक का टॉप का मैं 2-2 पार्ट कवर करवा रहा हूँ। मैथ्स का भी 2 पार्ट कवर होता है एक चैप्टर का, हिंदी की बात करें, रीजनिंग की बात करें, जी सभी चारों पोर्सन के 2-2 पार्ट कवर होते हैं एक टॉपिक का। तो नहीं देखते हो तो तुम जानो भाई, आपका काम आप जानो, हमारा काम पढ़ाना है। हम शिक्षक हैं, आपकी भलाई चाहते हैं और आपको बेहतर शिक्षा देना चाहते हैं। चलिए, वे संगठित संस्थान जो जमाकर्ताओं से जमा स्वीकार करते हैं और करदाताओं को अग्रिम ऋण देते हैं, क्या कहलाते हैं? बैंक। बैंक एक संगठित संस्थान है, एक वित्तीय संस्था है। वित्तीय मीन्स होता है पैसा, पैसा वाला संस्थान है। जमाकर्ता, जमा मीन्स होता है इकट्ठा, उसे स्वीकार करता है। और कर्ज मीन्स होता है पैसा लेने वाला, ऋण देता। कौन देता? बैंक देता भाई, है कि नहीं। तो बैंक का काम है जमाकर्ताओं से जमा स्वीकार करना पैसा, और कर्जदारों को ऋण देना, उनका काम किसका है? बैंकों का है। और बैंक एक क्या विद्यार्थियों? वित्तीय संस्था है, ये बात ना भूलें, ठीक है। वित्तीय संस्था है जो वित्त का प्रबंधन करता है और हमें वित्तीय रूप से सहायता भी करता है। बहुत कुछ इसके काम होते हैं। और इसके और अन्य काम क्या है? बैंक का क्या काम होता है बताओ, बताना चाहोगे आप लोग? बैंक बहुत से काम करता है, देखिएगा, क्रेडिट कार्ड जारी करेगा, है कि नहीं, और फिर डेबिट कार्ड जारी करता है कि नहीं, और एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसा पहुंचाता है, ट्रांसफर जैसे कह सकते, नहीं करता, बैंक ही तो करता है, कि आप अपने आप कर लोगे, नहीं करोगे ना। चलिए, तो अगला प्रश्न लेंगे विद्यार्थियों, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आप देख पा रहे, इस प्रकार का प्रश्न हमें हर भर्ती परीक्षाओं में पूछने वाला है, और इस प्रकार का पैटर्न जीडी में इस बार फॉलो किया 2024 में। ऐसे पैटर्न देखिएगा, अगर आपके कोई साथी भाई, आपके दोस्त भाई कोई पेपर देने गया 4 फरवरी को, तो आप लोग उसे जरूर जानकारी प्राप्त करें और हमें भी शेयर करें कि पेपर किस प्रकार आया है, 2024 के अकॉर्डिंग आया है या बदल के आया है। तो अगर बदल के आया होगा तो हम आपको और ऐड जानकारी करके या अलग प्रकार से पढ़ाने का काम करेंगे। चलिए, वैसे मुझे नहीं लग रहा है कि बदल के आया होगा, 2024 के ही टॉपिक या पैटर्न उठाया होगा, देखिएगा, आप देख लीजिएगा। मुद्रा आपूर्ति के माप के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मुद्रा आपूर्ति की बात कर रहा, मुद्रा मीन्स होता पैसा, आपूर्ति का मतलब पूर्ति, ठीक है। देखिएगा, M1 और M2 को संकुचित मुद्रा कहा जाता है, M3 और M4 को व्यापक मुद्रा कहा जाता है। यह सही बात है। देखो, एक होता M0, M1, M2, M3, M4, तो आप समझ पा रहे होंगे। M1-2 को संकुचित मुद्रा कहते हैं, याद रखिएगा, प्रश्न पूछ लेगा। M3-4 को व्यापक मुद्रा कहते हैं। अब M1 को क्या कहते हैं, किसी को पता बताइए? इसे कहते हैं उच्च शक्ति मुद्रा। ध्यान रखेंगे, M0 को क्या बोलते हैं, याद रखिएगा, उच्च शक्ति मुद्रा। मैं नहीं जानता भाई, मैं ऐड करके बता रहा हूँ विद्यार्थी, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मुझे तुम पर भरोसा है, तुम मेरी जानकारियों को सही सटीक रूप में ले रहे हो, पढ़ रहे हो और याद कर रहे हो। नहीं याद करोगे तो आप जानो भाई, फिर मत कहना कि हम क्यों नहीं पढ़े उस समय जब पढ़ाया जा रहा, समझे। चलिए, भारत में नियोजित आर्थिक विकास निम्नलिखित में से किस वर्ष शुरू हुई? आर्थिक विकास मतलब होता है, आप सीधी बात को, जो पंचवर्ष योजना की बात कर रहा, उससे ही हम नियोजित आर्थिक विकास भी कह सकते हैं। किसको? पंचवर्ष योजना, ठीक है। तो आपको पता होगा 1951 से, है कि नहीं, खत्म कहानी। देखिएगा, और यहाँ हम जानकारी बताएं विद्यार्थियों, जो आप
नियोजित आर्थिक विकास योजना चला रहे हो या पंचवर्षीय योजना कह सकते हो आप, ठीक है। ध्यान रखेंगे जो नियोजित आर्थिक विकास योजना भारत में लागू हुई है 1951 से। रही बात जे हमारे रूस से लाया गया, कहाँ से लाया गया? रूस से लाया गया। ध्यान रखें कहाँ से लाया गया? रूस से। याद रखेंगे नियोजित आर्थिक विकास हमारे भारत संचालित 1951 से हो रही है और हमारा रूस से लाया गया। राजधानी इसकी क्या है? मॉस्को है। और यहाँ क्या चलता है? रूबल चलता है। क्या चलता है? रूबल। समझे? जी आपका क्या रहेगा? जानकारी आंसर। एड जानकारी बताना हमारा अनिवार्य है, क्योंकि हम नहीं चाह रहे कि आपको संबंधित प्रश्न पूछे और आपको ना बने, इसमें आपका घाटा हो जाएगा नहीं बताएंगे। समझे? चलिए अगला प्रश्न क्या कहता है देख लीजिए आप लोग खुद। व्यापार और एवं उद्योग के संबंध में स्कोमेट क्या है? व्यापार एवं उद्योग के संबंध ध्यान रखें विद्यार्थियों। तो भाई आप खुद देखिएगा, व्यापार उद्योग की बात कर रहा है तो इसका आंसर आएगा पहला, भारत की राष्ट्रीय निर्यात नियंत्रण सूची क्या होती है? स्कोमेट होती है। निर्यात मीन्स क्या होता है? अर्थ पूछा है। हाँ, निर्यात मीन्स होता है देश से विदेश सामान पहुंचाना, और आयात मीन्स क्या होता है? विदेश से देश में लाना। उसका नियंत्रण की सूची उसको क्या बोलते हैं? स्कोमेट कहा जाता है। चलिए और अगला प्रश्न देखेंगे, आप इसके देख पा रहे होंगे। अगला प्रश्न हमें यहाँ पर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा निर्धनता का कारण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा निर्धनता का कारण नहीं है? ठीक है, तो निर्धनता का कारण नहीं है कह रहा है, तो निर्धनता उत्पन्न करने का कारण नहीं है, जो करेगा वो उसको करेगा। अब ये बताओ यहाँ पर क्या आएगा? उत्पादकता का निम्न स्तर। आप खुद बताइए क्या दिमाग लगाओगे? निर्धनता का कारण नहीं है, नहीं है कह रहा वो भाई जनसंख्या की धीमी वृद्धि। क्या चाहते बताओ, है कि नहीं? जनसंख्या की वृद्धि धीमी हो चाहे ज्यादा हो, क्या फर्क पड़ेगा बताओ? आपका ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर बी। और आंसर क्यों आ रहा है आप लोग होमवर्क में कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न का लास्ट में रहेगा जी। अगला प्रश्न में क्या रहा? एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर संशोधन विधेयक 2023, एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर IGST अधिनियम 2017। आपको पता होगा जीएसटी आया 2017 में तो आया था ना, 2017 में जीएसटी आया था, 2023 में IGST को संशोधित किया गया। ध्यान रखें। अब आपको जीएसटी के बारे में बता देते हैं, क्योंकि जीएसटी का प्रश्न अगली बार फिर पूछ लेगा, और जरूरी जीडी में पूछ रहा है, जीडी में तो पूछेगा और अन्य जगह पूछेगा। अब बात करें जीएसटी जो 1 जुलाई याद रखेंगे 2017 को लॉन्च हुआ था भारत, ठीक है 2017 में। याद रखेंगे 1 जुलाई 2017 को, 1 जुलाई को जीएसटी दिवस मनाया जाता है। गुड्स सर्विस टैक्स क्या बोलते हैं? गुड्स सर्विस टैक्स बोलते हैं, और हिंदी में से कहते हैं वस्तु एवं सेवा कर। ध्यान रखें क्या बोलते हैं? वस्तु एवं सेवा कर। समझे? चलिए दोनों बात याद रखें। और जीएसटी 3 प्रकार को ध्यान रखें विद्यार्थी, पहला, दूसरा, जो तीसरा। इस एक होता है IGST, ठीक है, नेक्स्ट होता है CGST, और तीसरा होता है आपका SGST। ठीक है, पहला नाम है एकीकृत जीएसटी, केंद्रीय जीएसटी, राज्य जीएसटी, ठीक है। चलिए और यहाँ पर दर लगता है जीएसटी का, वो रहता है पहला 0%, फिर रहेगा 5%, फिर रहेगा 12%, फिर 18%, फिर रहेगा 28%। जीएसटी के दरें ध्यान रखें, हर वस्तु पर अलग अलग दर लगता है, मतलब एक ही वस्तु पर पूरे भारत में एक ही दर रहेगी, सीधी बात है कि नहीं। और जीएसटी होता है, इसका जो टैग लाइन है, टैग लाइन मतलब होता है इसका थीम है, वो क्या लिखिएगा? इसका एक देश एक कर, क्या है? एक कर एक बाजार। याद रखिएगा, ये बात को ना भूलेंगे। क्या होता है? एक देश एक कर एक बाजार, समझे, जिसका टैग लाइन है। और ध्यान रखेंगे 1954 में फ्रांस में पहली बार जीएसटी को लागू किया गया था। ध्यान रखेंगे, तो जीएसटी लागू करने वाला पहला देश फ्रांस है। अभी तक 154 देशों ने इसे अपना चुका। ध्यान, 154 देशों ने जीएसटी को अपना चुके हैं, और हमारा भारत ने कब अपनाया बताओ? 1 जुलाई 2017 को। इस बात को ना भूलेंगे, मैंने जानता भाई एग्जाम फंस जाएगा, फिर कहोगे सर आप क्यों नहीं बताए उस समय। चलिए और हम जानकारी बताएं जी, अप्रत्यक्ष कर होता है विद्यार्थी, क्या होता है जी? अप्रत्यक्ष कर, जी बात ना भूलेंगे, ठीक है। और ध्यान, जीएसटी एक परिषद होती है जो जीएसटी को संचालन करती है। जीएसटी परिषद होता है, ध्यान रखेंगे, जिसका मुखिया कौन होता है, अध्यक्ष कौन होता है? वित्त मंत्री। पदेन वित्त मंत्री ही क्या होगा विद्यार्थियों? अध्यक्ष होता है जीएसटी परिषद का, रखेंगे, समझे।
ओ। इस प्रकार से हम जानकारी आज बता रहे थे आपको। अब आपके लिए ध्यान रखें, 10 प्रश्नों का पार्ट ए था, 10 प्रश्नों का पार्ट बी था, तो ये आपका अर्थशास्त्र खत्म हुआ। इसके बाद हमने इतिहास के 2 पार्ट बनाए हैं, भूगोल के 2 पार्ट बनाए, सिद्धांत 2 पार्ट बनाए, अर्थशास्त्र 2 पार्ट बनाए हैं। इस प्रकार से हर टॉपिक के हम टॉप वीडियो के 2 पार्ट बनाते रहेंगे और उसके बाद फिर हम तीसरा पार्ट उठाएंगे, चौथा पार्ट उठाएंगे। अगर आप चाहते हैं ऐसे प्रश्न पढ़ना चाहते हो जीडी कांस्टेबल का तो बोलिएगा, अन्यथा हम आपको अब जीडी कांस्टेबल का पार्ट नहीं पढ़ाएंगे। हो सके तब हम नेक्स्ट तैयारी करवाने वाले, क्योंकि आप एग्जाम चलने वाला है, आपकी वाई के प्रश्न आप देखोगे नहीं फिलहाल, है कि नहीं। चलिए तो मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट साथ। अगर आप चाहते हो तो कमेंट करें।